आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सबीन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की है, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट डीएम को देंगी। डीएम बंसल ने कहा कि सभी एसडीएम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे कर रहे नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दे। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण देंगे। जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों के पालन की स्थिति जैसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि पर रिपोर्ट देंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं तो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है। और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशन जो विदाउट एनी वैलिड परमिशन, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे ज्वाइंट टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी, तो इनको एक हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई थी और वी एक्सपेक्ट टू गेट दी रिपोर्ट बाय मंडे ओनली, जिसमें इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी गाइडलाइन और विदाउट एनी नॉर्म्स जो रन किए जा रहे हैं, तो उससे फ्री ऑफ मेजर हमारा प्रपोज है। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन कि कैरिंग कैपेसिटी के विद इन ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, विदाउट पंजीकरण ऑपरेट करने का कारण क्या है, क्या उनमें करिकुलम की क्या पद्धति अपनाई जा रही है, बच्चों के मुनाफिक जो कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे पढ़ाने की, रखने की, फूडिंग की, रेस्ट रूम की, वो है या नहीं। तो इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे ये समिति हमें रिपोर्ट कब्जों को लेकर ही जो स्ट्रेटजीज हैं वो सारी अपनाई जा रही हैं। पहले हमारी एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स बनी हुई हैं, एंटी इंक्रोचमेंट मीटिंग्स हमारी होती हैं, रियल टाइम गूगल डेटा शीट है हमारी सभी डिपार्टमेंट्स की, जिसमें सारे कार्यालय पर जिम्मेदार हैं जो उसमें अपने से रिलेटेड इंक्रोचमेंट का डेटा फीड करते हैं और क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है वो भी रियल टाइम अपलोड होती है। सेकेंडली जो परमिशन जिन्होंने हमारे लैंड लॉज में ऑब्टेन की है लेकिन उसको यूसेज को कन्वर्ट कर दिया है विदाउट परमिशन या विद इन दी टाइम फ्रेम जनरली 2 years होता है, उसमें एग्जीक्यूट नहीं कहीं है यूसेजेस, तो वो भी वायलेशन है। तो उनका भी डेटाबेस तैयार किया गया जिसके अगेंस्ट 166-67 में हमने बाद भी संस्थित किए गए हैं सभी तहसीलों में, और अभी उसको टाइम बाउंड किया गया है कि विद इन जनवरी itself, बाय 3rd week जनवरी ही ये सारे वादों का निस्तारण होना चाहिए ताकि ये सारी जमीनें सरकार में निहित हों। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर आपदा जैसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। आपदा के वक्त त्वरित गति से प्रभावितों तक प्रशासन कैसे पहुंचे और विभिन्न चिन्हित जगहों पर आपदा से कैसे बचाव हो पाए, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रशिक्षण के कार्य में जुटा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसको लेकर कहा कि हमारा प्रयास है कि त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए आपदा प्रभावितों तक प्रशासन पहुंचे और उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए, खास तौर पर जो क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गिनती में आते हैं। इसके अलावा आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है
उन उपकरणों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और नए उपकरणों की खरीदारी के लिए भी संबंधित जिला प्रशासन से कहा गया है। अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इसमें ये आपदा आने वाली है। तो अगर सही समय से जानकारी हमको मिल जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे, इससे जो नुकसान होता है उसको कम कर पाएंगे। जनपद वाइज डेटा भी मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हमने कुल 487 करोड़ रुपया जनपदों को और विभागों को दिया हुआ है। उसमें जो भी आपदा के हमारे दूसरी के काम होते हैं उनके लिए है, राहत बचाव के कार्य हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम है और जो डैमेजेस हुए हैं उसको ठीक करने के लिए काम है। और वो विभागों से अभी खर्चा किया जा रहा है। कुछ जनपदों से दोबारा भी डिमांड आई है, उनको हम पैसा दे रहे हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया है। प्रशासन की टीम ने तड़के ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की। लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि डीएम देहरादून की जन सुनवाई कार्यक्रम में गढ़ी कैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने तथा भूमि कब्जे की शिकायत की थी। प्रकरण संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच बढ़ा दी गई। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की गई, जिससे एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला फरियादी को न्याय मिला। वहीं जिला प्रशासन के प्रति जनमानस का विश्वास भी बढ़ा है। देखिए, मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्ष की महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना लिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी अवैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आस्था ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आस्था ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। क्या गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शन थे उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको पुनः हरिद्वार जिले के अंदर ऐसे कई मेडिकल संचालक हैं जो युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मेडिकल शॉप की आड़ में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार चल रहा है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और सुमन नगर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह द्वारा टीम के साथ हरिद्वार जिले में स्थित रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव मीरपुर मुवाजपुर में एक अमरीश नामक मेडिकल स्टोर संचालक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मेडिकल संचालक सालों से अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहा था और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल संचालक के रिश्तेदार भी इस पूरे मामले में हिस्सेदार है। जैसे ही ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और सुमन नगर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो मेडिकल पर नाबालिग बच्चे बैठे हुए मिले और बता दें कि मेडिकल के अंदर नशीली दवाइयों के रैपर बॉक्स के अंदर पड़े मिले और जिसके बाद पुलिस तुरंत घर के अंदर पहुंची, जहां पर बड़ी मात्रा में बेड के अंदर से नशीली दवाइयों का जखीरा मिला। सुमन नगर से लगातार शिकायतें मिल रही थी
और वहाँ पे जो थाना इंचार्ज है अर्जुन सिंह द्वारा मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही है और कल देर शाम हमारे द्वारा वहाँ पे रेड की गई थी। तो एक घर था जहाँ पे हमें उसके घर के अंदर से नारकोटिक दवाइयाँ बरामद की और जिनमें कि भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ जैसे ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन के इंजेक्शन, अल्प्राजोलाम के इंजेक्शन मिले हैं। और उसमें जो संचालन करता था वो फिलहाल बीमार है, उसको किडनी की प्रॉब्लम बताई गई है। उसको कल हमारे द्वारा हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया। और जो दुकान का संचालन किया जा रहा था वर्तमान में, वो उसके बेटे द्वारा और उसकी वाइफ द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इन दोनों के खिलाफ जो है फर्मस्वामी और उसकी वाइफ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार किया गया है दोनों लोगों को, जिसमें से उसका जो मालिक है उसका नाम है और उसकी वाइफ रोमा चौहान, उन दोनों को जो है पुलिस हिरासत में लेते हुए अल्मोड़ा निकाय चुनाव में बनाए गए जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ और इस दौरान डीएम आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी कार्मिक पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने सभी अधिकारियों को चुनाव की सभी बारीकियां सिखाई। मतपत्र पेटी, बैलेट पेपर, मतदाता सूची आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रशिक्षण के दौरान दी गई। और बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, प्रधान अधिकारी सबसे एक तरह से सुपरविजन का ये काम करते हैं और यारों की आंख पर काम होते हैं। उनको इनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निकाय चुनाव के दृष्टिगत महुआ डाबरा नगर पंचायत की रिटर्निंग ऑफिसर शुभांगिनी सिंह ने नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों और सभासद प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में होने वाले खर्चे को लेकर जानकारी दी गई। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पंचायत की रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि नगर पंचायत में जो भी उम्मीदवार है उनके साथ वो व्यय को लेकर बैठक की गई है। जो भी उनकी व्यय सीमा उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ आज हमने व्यय के संबंध में बैठक करी है। जो भी उनकी व्यय सीमा है उसको लेकर उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में भी उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी इस तरीके की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर उल्लंघन होता है तो उसके जो सापेक्ष जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जानी है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड जनपद देहरादून के पुछवादून हरवटपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला का नामांकन संदिग्ध बताते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वहीं इसी मामले को लेकर कांग्रेसियों ने उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली और नामांकन रद्द करने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल ने 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार की तिथि नियत की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर का कहना है कि उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों के दबाव में उनके नामांकन पत्र को निरस्त किया गया है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और उच्च न्यायालय ने 7 तारीख की तिथि नियत की है और मेरा अपना मानना यह है कि 7 तारीख तक उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हो जाएगा। सर, आपत्ति दर्ज होने का कारण क्या है? क्यों लगाएगी आपत्ति? हमने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसमें सरकार का कोई भी अधिकार नहीं, प्रक्रिया को पूरी करके बगैर ये नहीं कह सकता कि ये संदिग्ध, क्योंकि सरकार ने वो सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया। अगर वो रद्द कर दिया जाता तो फिर वो सर्टिफिकेट बेकार हो गया। तो चुनाव की प्रक्रिया के बीच में उसे संदिग्ध नहीं बताया जा सकता। यही हमने उच्च न्यायालय से
के सामने अनुभव। क्या उम्मीद लगती है सर 7 तारीख को हो जाएगा डिक्लेयर पूरा? भारत की न्याय परंपरा में जो लोग विश्वास करते हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि माननीय न्यायालय न्यायपूर्ण नियमों के अनुकूल निर्णय दे। दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकार ने अपने दबाव में लाकर उनकी जो आपत्ति थी, जो सर्टिफिकेट जो जारी हुआ था उसे संदिग्ध बताया है, उसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है 7 तारीख को हमारा सुनवाई के लिए केस लगा है, हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे? देखिए, उच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अब उच्च न्यायालय में उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन तब भी हमें कोई दिक्कत परेशानी लगेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सर आपत्ति दर्ज होने का कारण क्या था, क्यों लगाई आपत्ति? देखिए, आपत्ति लगाना तो सबका अधिकार है, लेकिन उस पर क्या सही है क्या गलत है उसको देखना आरओ जो बनाए जाते हैं उनका अधिकार है। उस पर अननेसेसरी उन्होंने जिस प्रकार से वो फैसला दिया, वो पूर्णतः वो जो फैसला है वो सरकार के दबाव में दिया गया फैसला है, क्योंकि वो जीतने वाले प्रत्याशी थे और उनसे या तो डर गए। लोकतंत्र में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने का। नगर पालिका परिषद नगला में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच आपसी तनातनी बढ़ रही है। यहां अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने और कांग्रेस द्वारा समर्थित एक अध्यक्ष प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लेकर भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद नगला सीट पर अध्यक्ष के लिए भाजपा से सचिन शुक्ला और निर्दलीय विक्रम सिंह माहोड़ी चुनाव मैदान में है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी माहोड़ी ने अपनी प्रतिद्वंदी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। ये नगला स्थित अपने चुनाव कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहोड़ी ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं जो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहोड़ी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को लिखे पत्र में कहा है कि चुनाव लड़ने के चलते उनको अपने प्रतिद्वंदी से अपने और अपने परिवार की जान का खतरा है, इसीलिए चुनाव के दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। ये नगला नगर पालिका परिषद है, इसका ये प्रथम निकाय चुनाव यहाँ पर अभी होने जा रहा है। 23 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होगी और 30 तारीख तक यहाँ पर नॉमिनेशन की डेट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधि है, उसको दरकिनार करके यहाँ पर कुछ बाहरी लोग जो कि हमारे पूर्व यहाँ पर शिक्षा विधानसभा के 10 साल विधायक रहे राजेश शुक्ला जी, वो अपने भतीजे सचिन शुक्ला का निर्वाचन करवाना चाह रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर जो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे जी हरिओम चौहान जी, तो उनका पर्चा तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार श्री राकेश यादव जी को समर्थन दिया था, लेकिन जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, उन्होंने अपने धनबल के द्वारा बाहुबल के द्वारा उन्होंने राजेश शुक्ला जी को क्या कहते हैं राकेश यादव जी को उन्होंने दिखाई दिया। इसके बाद एक अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी थे श्री हरीश जोशी जी, उनके साथ भी उन्होंने इसी प्रकार का उन्होंने प्रकरण किया। अब ये सांठगांठ की राजनीति को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हमारे पास भी आए। 31 तारीख को इन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि आप हमसे पैसा ले लो या कोई भी अन्य प्रकार की जो भी चीजें इस तरीके से करके और आप अपने नामांकन वापस ले लो। तो हमने इनको यही काम दिया, विधायक जी आप यदि आप इतने लोकप्रिय तो आप जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए। अभी मैंने शुरुआत में इस बात को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब मेरे कुछ चिंतकों से मुझे लगातार फोन आने लग गए तो मुझे घर से मुझे निकलना पड़ा और एक रात में फिर मैं जब रात में यहाँ से निकला, मैं 31 तारीख की रात को, उसके बाद एक दिन में फिर मैं पहाड़ पे चला गया, मैं एक दिन में वहां रहा, फिर मैं अगले दिन फिर मैं हल्द्वानी आया। उसके बाद मैं आज रुद्रपुर पहुंचा, मैंने वहां पर कप्तान साहब के वहाँ मैंने क्या कहते हैं एडिशनल एसपी सिटी साहब को मैंने अपना आवेदन दिया, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई है और मैंने उनसे सुरक्षा की मैंने मांग करी है कि भाई कोई भी यदि मेरे साथ मेरे जो भी मित्र हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, इनके संग कोई अनहोनी घटना कोई भी घटती है तो इसके जिम्मेवार पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और सचिन उनके भतीजे चेयरमैन के प्रत्याशी सचिन शुक्ला हैं। डोईवाला में नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के साथ ही सभी 20 वार्ड सभासद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अर्पणा ढोडियाल ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया व मीडिया प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी को किसी धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रसार करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी प्रत्याशियों से यह अनुरोध रहेगा कि वो जो भी सभाएं करें या जो भी परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे विदिन टाइम हमें समय से पूरा अप्लाई करेंगे और जितनी भी आप प्रचार प्रसार की सामग्री लीजिए वो सभी पहले पूर्व में परमिशन लेके उसके बाद ही आप कोई भी कार्यक्रम अपने करेंगे। उनकी सोशल मीडिया की निगरानी के लिए जिला खर्चा होगा वो उनको व्यय तंत्रिका में मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोगों ने डेट लिस्ट अखबारों के माध्यम से भी छपाई है, इसके आगे अपनी व्यय तंत्रिका का मिलान करेगा। चुनाव चिन्ह लेने आया था, चुनाव चिन्ह मुझे खेती मिला है। आप सभी के बीच में हमारे कुछ जो योजनाएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे विजन है वो लेकर आपके बीच में आएंगे। और छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे हमारा एक घोषणा पत्र हमने बनाया है जिसमें ऐसे मुद्दे हैं जो नगर पालिका पूरा कर सकती है। हमने कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रखा। अपनी क्षेत्रीय जनता को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, किसी बात को हम पार्टी प्रत्याशी थी, किसी दल से बिलोंग करते थे, लेकिन इस बार किसी दल से नहीं, जनता के बल से चुनाव मैदान में थे। और आज चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ है तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया है, जिसमें कि हवाई जहाज चुनाव चिन्ह दिया गया है हमको। और अब इस चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच में जाएंगे। कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर में वार्ड 3 में दो सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। पहले लाठी डंडे चले, फिर जमकर ईंट पत्थर चले। बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दानिश ने सभासद का नामांकन किया है, वहीं तनवीर कांग्रेस का समर्थित सभासद प्रत्याशी है। शुक्रवार को तनवीर पक्ष चुनाव चिन्ह लेकर घर की तरफ रवाना हुए थे। रास्ते में दानिश पक्ष के वाहन खड़े थे, इसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इसी बीच दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, छतों से भी पथराव हुआ, जिसमें तनवीर पक्ष की महिला अफसाना का जबड़ा टूट गया। इसके अलावा तौकीर और अलीशान घायल हुए। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत किया। पुलिस ने छतों पर चढ़कर पत्थर कब्जे में लिए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसके बाद उत्तरकाशी बड़ाहट नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने 2 अन्य विपक्ष के अध्यक्षों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि नगरपालिका की जो मुख्य ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बड़ाहट उत्तरकाशी नगरपालिका में अपना हाथ आजमा रही है। कांग्रेस भी अपने मुद्दों को लेकर उत्तरी है। कांग्रेस का कहना है कि नगरपालिका के जो मुख्य मुद्दे हैं, कांग्रेस उन मुद्दों को जनता के सामने लेकर जा रही है। चुनौती तो मुझे खुद स्वयं से अपनी कि मुझे अपना प्रयास करके जनता के बीच में दिखाना है और जनता मुझे कितना आशीर्वाद, कितना प्यार देती है, मैं जनता पे निर्भर हूँ इसमें। और चुनौतियाँ तो और जैसे हमारे शहर में बहुत सी हैं, और क्योंकि पिछले बोर्ड में जो थोड़ा अनदेखी की थी कामों की हुई, तो मैंने उसको ठाना है कि मुझे वो पूरा करना है। जैसे हमारा सबसे पहले कि कूड़े की समस्या हमारे शहर में, वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है हमारे शहर का, और उसका निस्तारण किस तरह से करना है, इसमें मुझे आपकी जनता का पूरा सहयोग चाहिए होगा। और निश्चित ही मैं इसमें एक कदम उठाऊंगा और जल्द ही अपने शहर को कूड़े से निजात दिलाऊंगा। लगातार जिस दिन से हमारे प्रत्याशी उत्तरकाशी बड़ाहट नगर पालिका के अध्यक्ष पद के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिनेश गौड़ जी ने नामांकन करवाया, उसके बाद से उनका एक प्रमुख ध्येय और मुद्दा इसी बात के लिए रहा है कि वो अगर उन्हें नगर पालिका बड़ाहट को सौम्य काफी का रूप देना है तो उसके लिए उन्हें प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचना है और उस घर तक पहुंचकर उनकी राय, उनकी सलाह लेनी है कि किस प्रकार से हम इस काशी विश्वनाथ की धरा को सौम्य काशी बना सकते हैं। और इसी बात के लिए हमारे तमाम जो वार्ड मेंबर है वो अपने वार्ड में हर घर तक पहुंचकर वहां के वार्डों की समस्याओं को सर, उत्तराखंड की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।